हेलो एवरीवन। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ मैथ्स का नेक्स्ट चैप्टर जो है एचसीएफ और एलसीएम के बाद, उसका नाम है रेशो एंड प्रोपोर्शन। सबसे पहली बात, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक में से एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है। वेदर आप एचपी पुलिस की प्रिपरेशन कर रहे हैं या आप बिहार पुलिस की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसके साथ आप एसएससी का देने जा रहे हैं, सीजीएल का भी देने जा रहे हैं, आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं, इस एरिया में से क्वेश्चन आपको बनता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, हो सकता है कि वीडियो जो है वो 20 या 25 मिनट की बने, तो वीडियो का साइज जो लॉन्ग बन रहा है ये देख के आपने वीडियो को स्किप नहीं करना है, आपने कंटेंट को देखने की कोशिश करनी है कि कंटेंट यहाँ पे क्या डिस्कस हो रहा है। मैं बनाना चाहूँ तो 5-5 या 8-8 मिनट की वीडियो भी बना सकता हूँ या 2-2 क्वेश्चन उसमें डिस्कस कर सकता हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बट क्या उन 2 क्वेश्चन के दम पे आप अपने एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं? सबसे पहली बात कि स्टूडेंट्स का सबसे बड़ा एक्सक्यूज़ ये रहता है कि सर वीडियो लंबी थी इसलिए हमने देखी नहीं। तो आप सबसे पहले अपने दिल से पूछ के देखें कि अगर 2 या 3 क्वेश्चन कोई भी शॉर्टकट्स में आपको करवा दूँ रेशो एंड प्रोपोर्शंस का, और कोई भी चैप्टर में और लेके आ जाऊँ उसमें से भी 2 या 3 क्वेश्चन करवाऊँ, तो ऐसे करते करते क्या आपको लगता है कि आप किसी एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे? कभी नहीं, आपको कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे माय डियर। तो सबसे पहली बात, पेशेंस बना के रखें, और दूसरी बात, अपने ऊपर टाइम इन्वेस्टमेंट करना सीखें। जो चीज़ें मैं आपको यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ, एक एक चीज़ मैं आपको क्लियर करूँगा यहाँ पे। और जिस बच्चे को मैथ्स का ABC भी नहीं आता, जिसको बहुत ज़्यादा टेरर है कि मुझे मैथ्स का सर मुझे नहीं समझ आती है, वो बच्चा भी अगर इस चीज़ को एक एक चीज़ को देखेगा, तो मैं यहाँ पे इस वीडियो में एक एक चीज़ डिस्कस करूँगा। आफ्टर जब भी ये चैप्टर खत्म होगा, उसके बाद भी अगर उस बच्चे को कोई भी चीज़ क्लियर नहीं हुई है यहाँ पे, तो वो कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के ज़रूर बताना कि सर मुझे ये चीज़ यहाँ पे क्लियर नहीं हुई थी। तो सबसे पहली बात, आप इस रेशो एंड प्रोपोर्शन में ये जो बेसिक चीज़ें मैंने लिखी हैं, इन चीज़ों को आप बड़े ध्यान से देखें। सबसे पहला है कि रेशो एंड प्रोपोर्शन, और हिंदी में क्या बोलते हैं हम इसको, अनुपात और समानुपात। जो हिंदी मीडियम का बच्चा है वो ध्यान रखें, किसको कहेंगे, अनुपात और समानुपात। रेशो का मतलब होता है अनुपात। मैथमेटिकली फॉर्म में हम इसको लिखते हैं जैसे A/B। रेशो का मतलब ये जो बीच में जो आपने 2 बिंदियाँ लगा दी, इसका मतलब ही होता है रेशो, इसको बोलते हैं अनुपात। तो अगर बच्चे से अगर पूछे कि अनुपात का मतलब क्या है, तो वो कहता है कि सर A/B को हम ऐसे लिखेंगे, दैट इज ये अनुपात हो गया। इसको हम लोग डिविजिबल फॉर्म में भी लिखते हैं, तो A/B भी होते हैं। तो एक्चुअल मीनिंग ऑफ रेशो क्या चीज़ होती है? मीनिंग ऑफ रेशो का मतलब है कि किन्हीं भी 2 चीज़ों के बीच का कंपैरिजन करना, 2 चीज़ों के बीच की तुलना करना, उसको हम बोलते हैं रेशो। ये चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि जैसे 2 चीज़ों के बीच का कंपैरिजन, जैसे मैन और वुमेन का कंपैरिजन, ठीक है, गर्ल्स और बॉयज़ का कंपैरिजन, जैसे दूध और पानी के बीच में जो तुलना हो रही है, राइट। जैसे आपके पास वाइन है, वाइन के साथ वाटर की जो कंपैरिजन हो रहा है, इस कंपैरिजन को ही हम लोग क्या कहते हैं, रेशो कह देते हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना। उसके बाद प्रपोर्शन। प्रपोर्शन का मतलब क्या है, इसको बोलते हैं समानुपात। समानुपात का मतलब क्या होता है, इक्वल, समानता किसी चीज़ में। मैथमेटिकली इसको लिख कैसे रहे हैं आप, जैसे A/B इज प्रपोर्शन टू, ये जो 4 बिंदियाँ बीच में लगी, इसका मतलब होता है प्रपोर्शन इक्वल्स टू C/D। इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो हम लिखते हैं कि A/B इज इक्वल्स टू C/D। तो इसका मतलब बनता है A/B इक्वल टू C/D। अगर मैथ्स के फॉर्म में इसको सॉल्व करना चाहें तो ये बनता है। इस प्रपोर्शन का एक सिंबल भी बनता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंबल ही आपके पास ये वाला है। इस सिंबल का मतलब भी क्या होता है, प्रपोर्शन होता है। डायरेक्टली कई बार एग्जामिनर सिंबल भी डाल देता है कि सिंबल को बोलते हैं क्या, तो इस सिंबल को हम क्या कहते हैं, समानुपात बोलते हैं। ये सिंबल रिप्रेजेंट करता है इन्फिनिटी को। इन्फिनिटी का मतलब होता है नॉट डिफाइंड, तो इसका मतलब नॉट डिफाइंड होता है। और ये जो सिंबल है बीच में कटा हुआ है, इसको हम क्या कहते हैं, समानुपात। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना। और समानुपात का मतलब क्या होता है, ये मैं एग्जाम्पल से आपको क्लियर करता हूँ कि जैसे A/B है आपके पास, तो A/B को अगर मैं 1:2 लिखूँ, तो इस प्रपोर्शन टू ये अपने आप में फिर 4:8 हो जाएगा। कि A/B की वैल्यू अगर 1:2 है, तो ये जो C/D होगा ये अपने आप में ही कितना होगा, 4:8 होगा। द रीज़न इज दैट कि जैसे यहाँ पे ये 1:2 आया, तो ये प्रपोर्शन किसके बराबर हो जाएगा, देखो 1:2, क्योंकि 4:8 को भी जब ये कैंसिल करेंगे तो बनेगा क्या आपके पास, 1 और 2 बनेगा। तो हमेशा ये रहा कि A और B रेशो का जो रेशो है कि का जो कंपैरिजन है, वो कंपैरिजन हमेशा C और D के बराबर होगा। जैसे मान लीजिए A और B जो आपके पास है, मान लीजिए आपके पास ये 1:3, तो ये आगे जो होगा ना आपके पास वो 6:18 होगा ही होगा। कि अगर ये 1:3 है तो ये 6:18 होगा अपने आप में, क्योंकि जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा आपके पास, देखो 6 1 6 होता है और 6 3 18 होता है, क्योंकि ये A और B का रेशो जो होगा वो हमेशा C और D के रेशो के हमेशा बराबर होगा। इसी का ही मतलब समानुपात होता है। उसके बाद आपके पास जो पहला क्वेश्चन यहाँ से बनता है वो है डुप्लीकेट ऑफ रेशो। डुप्लीकेट ऑफ रेशो को हम बोलते हैं हिंदी में वर्गानुपात। जो हिंदी मीडियम का बच्चा है वो ध्यान से सुने कि इसको हम कहते हैं वर्गानुपात। वर्गानुपात का मतलब क्या है कि मान लीजिए अगर A/B आपके पास दे रखा है और एग्जामिनर बोलता है कि इसका आप क्या निकालो, वर्गानुपात निकालो, तो आप क्या करेंगे, जो रेशो आपके पास गिवन है आपने इसका क्या लेना है, स्क्वायर कर देना दोनों तरफ। आपने A का भी स्क्वायर करना है और B का भी स्क्वायर करना है। जो स्क्वायर करके फाइनल आंसर आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए
2:3 का आपने निकालना है वर्गानुपात, कि 2:3 का वर्गानुपात निकालो, तो क्या करेंगे आप, आपने 2 का भी स्क्वायर करना है और आपने 3 का भी स्क्वायर करना है। तो 2 का स्क्वायर बना 4 और 3 का स्क्वायर कितना बना 9। तो ये आपके पास फाइनल आंसर हो जाएगा। तो वर्गानुपात का केस जब भी आएगा आपके पास, तो आप समझ लेना कि वर्गानुपात का मतलब क्या होता है कि दोनों का स्क्वायर करना। जैसे मान लीजिए आपके पास पूछ सकता है एग्जामिनर कि 15 आपके पास आ सकता है यहाँ पे 22, इसका वर्गानुपात बताओ कि वर्गानुपात क्या होगा। तो आपने क्या करना है, 15 का स्क्वायर करेंगे और साथ में कितने का स्क्वायर कर देंगे, 22 का स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ पे आपको स्क्वायर भी याद आना है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बता चुका हूँ मैं कि हाउ टू फाइंड द स्क्वायर, किसी भी नंबर का आप स्क्वायर कैसे निकालेंगे, और 30 तक के स्क्वायर आपको याद होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं पे यूज़ होते हैं। तो 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 और 22 का स्क्वायर कितना होता है 484। तो इस तरह से आपने अगर स्क्वायर याद किए होंगे तो आपको स्क्वायर निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वर्गानुपात का मतलब क्या बताया मैंने कि आपने जो भी रेशो आपके पास गिवन होगी उनका आपने क्या निकालना है, स्क्वायर निकालना है। जैसे मान लीजिए 29 और 31 का वर्गानुपात पूछ लेता है कि इसका वर्गानुपात क्या होगा जी, तो 29 का आप जब स्क्वायर करेंगे और साथ में जब आप 31 का स्क्वायर करेंगे तो 29 का स्क्वायर होता है आपके पास 729 और 31 का स्क्वायर होता है आपके पास 961। तो ये इसका फाइनल आंसर होगा माय डियर। आई होप आपको ये वर्गानुपात वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। उसके बाद जो सेकंड है आपके पास उप वर्गानुपात, इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं सब डुप्लीकेट ऑफ रेशो। सब डुप्लीकेट ऑफ रेशो हिंदी में क्या कहेंगे, उप वर्गानुपात। कि किसी भी नंबर का आपने उप वर्गानुपात निकालना है, कि जैसे आपके पास a/b है, इसका उप वर्गानुपात निकालना है तो आपने क्या लिखना है, √a/√b। कि मतलब क्या हुआ कि जो नंबर आपके पास गिवन है उसका आपने क्या कर देना, उसका स्क्वायर रूट लेना है। इसको बोलते हैं हम लोग उप वर्गानुपात। एग्जाम्पल के थ्रू मैं इसको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए आपके पास आ गया 25 और रेशो 36, कि 25 और 36 का वर्गानुपात निकालो। मान लो आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आई है कि 25 और 36 का क्या निकालो, वर्गानुपात निकालो। तो वर्गानुपात का मतलब है, या सॉरी उप वर्गानुपात का मतलब क्या है कि आपने क्या करना है, इसका अंडररूट करना दोनों तरफ। ठीक है, 25 का अंडररूट किया तो कितना आएगा 5 और 36 का अंडररूट करेंगे तो कितना आएगा 6। तो ये आपके पास मेरे फाइनल आंसर हो जाएगा। तो उप वर्गानुपात का केस क्या कहता है कि आपने जो भी रेशो में आपके पास नंबर पड़े हैं उन नंबर्स का आपने क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है, उसको बोलते हैं उप वर्गानुपात। उसके बाद ये थर्ड क्वेश्चन है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है पेपर में, इसको बोलते हैं हम ट्रिप्लिकेट रेशो। ट्रिप्लिकेट रेशो का मतलब होता है हिंदी में घनानुपात। घनानुपात का मतलब क्या है कि कोई भी रेशो आपके पास गिवन है, जैसे a/b दे रखा है, इसका घनानुपात निकालना, इट मीन्स कि आपने इन दोनों रेशो को क्या कर देना, क्यूब कर देना। दोनों तरफ इसकी पावर कितनी लिखनी है, 3 जैसे एग्जाम्पल में जैसे आपके पास आ जाए कि 3/4 का आप निकाल लीजिए घनानुपात। क्या निकालना है, घनानुपात। तो 3 का घनानुपात कितना हो जाएगा, 3 की पावर 3 हो जाएगी। और 4 का घनानुपात कितना हो जाएगा, 4 की पावर 3 हो जाएगी। ट्रिप्लिकेट रेशो की बात हो रही है, तो ट्रिप्लिकेट रेशो का मतलब है कि जो रेशो आपके पास पड़ी है उसका आपने क्या लेना है, क्यूब लेना है। देखो 3 का क्यूब हो जाएगा आपके पास 27, 4 का क्यूब कितना होगा आपके पास 64। ये आपके पास माय डियर फाइनल आंसर हो जाएगा। जरूरी नहीं है ये 2 के बीच में ही पूछेगा, हो सकता है वो 3 के बीच में पूछ सकता है, जैसे 2/3/4 पूछ सकता है कि इसका जी आप बताओ घनानुपात क्या होगा। तो आप 2 का क्यूब करेंगे, यहाँ से आप 3 का क्यूब करेंगे, यहाँ से आप 4 का क्यूब कर देंगे। तो 2 का क्यूब लिखेंगे 8, 3 का क्यूब हो जाएगा 27, 4 का क्यूब करना 64। तो ये माय डियर आपके पास फाइनल आंसर हो जाएगा। तो घनानुपात का मतलब आप समझ गए। घनानुपात का मतलब क्या बताया मैंने कि आपने क्यूब करना है। उसके बाद आपके पास आता है सब ट्रिप्लिकेट रेशो। सब ट्रिप्लिकेट रेशो को हम कहते हैं उप घनानुपात। उप घनानुपात का मतलब क्या है, जो रेशो आपके पास गिवन है उसका आपने क्या निकालना है, क्यूब रूट। उसका क्या निकालेंगे हम लोग, क्यूब रूट निकालेंगे। तो जैसे एग्जांपल आपके पास दे रखा है, जैसे मान लीजिए 8 रेशो यहाँ पे आ गया आपके पास 125, कि 8/125 का एग्जामिनर बोलता है कि उप घनानुपात निकालो, उप घनानुपात निकालो। तो 8/125 का जो उप घनानुपात है वो क्या होगा, तो आपने 8 का भी क्या लेना है, क्यूब रूट, और 125 का भी क्या लेना आपने, क्यूब रूट। तो 8 का क्यूब रूट ये आपने पढ़ा ही है कि जब भी ये 8 है, ये जो अंदर क्यूब रूट के अंदर जो नंबर पड़ा है, इसके जब फैक्टर करेंगे तो फैक्टर वो हमेशा उसके 3 के पेयर में बनते हैं। तो इसका जो करेंगे तो बनेगा 2 की पावर 3, ये देखो ये आगे है यहाँ पे। उसके बाद इसके 125 के आप फैक्टर करेंगे तो 5 × 5 × 5 3 टाइम्स बनेगा आपके पास। ठीक है, तो जब 3 टाइम्स बनेगा तो 5 की पावर 3 लिख सकते हैं, क्यूब के साथ ये कट जाएगा, इसके साथ ये कटेगा, तो फाइनल आंसर कितना आ गया आपके पास, 2/5। तो ये जो बीच वाला पोर्शन जो मैंने आपको लिख के दिया है ना, ये सब समझा के रखा है, इसको आप नजरों में सॉल्व करेंगे कि 8 का क्यूब रूट कितना होता है 2, 125 का क्यूब रूट कितना होता है 5, तो 2/5 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह से माय डियर आपने याद रखना कि जिस भी नंबर का आपने उप घनानुपात निकालना है तो दोनों तरफ दोनों नंबर्स का आप क्या करेंगे, क्यूब रूट करेंगे।
उसके बाद आता है आपके पास इनवर्स ऑफ रेशो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आगे चल के क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा यूज होगा। इनवर्स ऑफ रेशो, इसको हिंदी में बोलते हैं हम विलोम अनुपात। विलोम अनुपात का मतलब क्या है कि उल्टा करना। ए रेशो बी अगर आपके पास गिवन है, ए रेशो बी का अगर आपने विलोम अनुपात निकालना है तो हम क्या लिखेंगे, उल्टा करना होता है। मतलब बी यहाँ चला गया, ए यहाँ करने का जो प्रोसेस है वो ध्यान दें कि ए रेशो बी को अगर मैं बी रेशो ए लिख सकता हूँ। एग्जाम्पल में जैसे मान लीजिए 2:3 है, इसका इन्वर्स आपने लेना है तो स्टूडेंट कहता है कि सर 3 को पहले लिख दो, 2 को बाद में लिख दो, इसका इन्वर्स हो गया। ठीक है, ये 2 में ये अप्रोच चली जाएगी। इफ इन केस कहीं आगे आपके पास ए रेशो बी रेशो सी अगर आ गया, अगर यहाँ पे पूछें कि इसका जी इन्वर्स क्या होगा, तो फिर हम बी को यहाँ और ए को यहाँ और सी को कहाँ लेके जाएंगे कि सी तो अपनी जगह रहेगा ना। तो यहाँ पे फिर ये वाली अप्रोच काम नहीं करेगी। तो इसके लिए मैं एक बेसिक अप्रोच आपको समझा देता हूँ। उस अप्रोच के साथ कोई भी क्वेश्चन आपके पास आता है तो इनवर्स ऑफ रेशो आपने उसी अप्रोच के साथ करना है। तो देखिए जैसे आपके पास आ गया 2:3, तो 2:3 में इसका जब आपने इन्वर्स लिया तो 1/2 बनेगा, और 3 का इन्वर्स लिया तो 1/3 बनेगा। 2 और 3 का आपने लेना है एलसीएम। 2 और 3 का एलसीएम कितना आ गया आपके पास 6। रेशो में जब भी हम एलसीएम लेते हैं तो उस एलसीएम को हम लोग साइड में रखते हैं। तो 2 से 6 को भाग करो तो 3 आएगा, उस 3 को ऊपर मल्टीप्लाई करा दो। 3 से 6 को भाग किया तो 2 आया, उस 2 से आप ऊपर मल्टीप्लाई करा दो। तो 2 और 3 का जो इन्वर्स बना वो 3:2 बना। तो 2 के बीच में जब भी आप इन्वर्स निकालेंगे तो आप 3 को पहले लिख दो, 2 को बाद में लिख दो, डायरेक्टली भी चल जाएगा। बट इफ इन केस अगर आ जाए आपके पास जैसे 4, 5 और साथ में आ गया यहाँ पे 2 कि जी 4, 5, 2 का आपने क्या निकालना है, इन्वर्स निकालना है। तो इसका इन्वर्स कैसे निकालेंगे, तो आप सबसे पहला काम करेंगे 1/4, 1/5 और 1/2 कर देंगे। ये करने के बाद आपने 4, 5, 2 का लेना है एलसीएम। तो एचसीएफ एलसीएम में जब मैंने डिस्कस करवाया आपको कि जो एलसीएम जब भी हम निकालते हैं तो सबसे बड़ा नंबर देखो ये कौन है यहाँ पे 5। 4 और 2 का एलसीएम कितना आएगा, 4 होगा। 4 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा 20। रेशो में जब भी आप एलसीएम लेंगे तो हमेशा साइड में रखना उसको, क्योंकि ये कट जाता है। 4 से 20 को भाग करेंगे तो बनेगा 5, उस 5 से आप ऊपर नंबर मल्टीप्लाई करा दो। 5 से 20 को भाग करेंगे तो आएगा 4, उस 4 से आप ऊपर मल्टीप्लाई कर दो। 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 10, उस 10 से आप ऊपर मल्टीप्लाई कर दो। तो फाइनल आंसर आपका ये बन चुका है। बट फाइनल आंसर ये बनने से पहले आपने एक बार चेक करना कि रेशो में जो नंबर आए तो क्या ये किसी नंबर से कट तो नहीं रहे, कि कोई नंबर इन सभी नंबर को डिवाइड तो नहीं कर रहा। तो आप देख रहे हैं 5 जो है वो 5 से भाग होगा, और 10 कितने से भाग हो जाएगा, ये भी 5 से होता है, बट 4 को नहीं कर पाएगा। 4 जो है वो 2 से भाग होता है, और 10 जो है 2 से भाग होता है। इट मीन्स कि ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो उन तीनों नंबर को डिवाइड करे। तो आपका फाइनल आंसर फिर यही हो जाएगा मेरे। तो जब भी आपके पास इनवर्स ऑफ रेशो निकालने का कंसेप्ट आएगा तो इसी वाले अप्रोच के साथ निकालें, आपका आंसर निकल जाएगा। उसके बाद आपके पास आ रहा है कंपाउंड ऑफ रेशो। कंपाउंड ऑफ रेशो को हिंदी में हम बोलते हैं मिश्रित अनुपात। अब मिश्रित अनुपात क्या चीज़ है ये, आप देखो कि कोई भी आपके देखो A/B, B/C कुछ भी दे रखा है, इस अगर ये क्वेश्चन अगर आपको आता है तो इसको हम कैसे किस अप्रोच के साथ करते हैं वो आप देखें। कि जैसे मान लीजिए आपके पास आ गया 2/3, 4/5, और 3/5। इसमें पूछ लेता है एग्जामिनर आपके कि मिश्रित अनुपात निकालो। तो मिश्रित अनुपात निकालो, सबसे पहले काम है कि आपने इसको फ्रैक्शन में लिखना है, 4/5, 3/5 समझने के लिए। ये 2/3 लिखा मैंने, 2 आपका क्या है न्यूमिनेटर, और ये क्या आपके पास डिनोमिनेटर। तो हिंदी वाला बच्चे याद रखना, ऊपर वाले नंबर को हम बोलते हैं अंश और नीचे वाले नंबर को हम बोलते हैं हर। न्यूमिनेटर है ऊपर वाला, नीचे वाला क्या आपके पास है डिनोमिनेटर। अब आपने जो न्यूमिनेटर्स हैं, जब भी आपने इसका कंपाउंड ऑफ रेशो निकालना है, आपने मिश्रित अनुपात निकालना है, तो आप क्या करेंगे, ऊपर वाले नंबर को आप ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करा देंगे, और नीचे वाले नंबर को आप नीचे वाले नंबर से मल्टीप्लाई करा देंगे। बस इतना से ध्यान रखना है। उसके बाद देखना है कि ऊपर और नीचे नंबर कोई कट रहा है तो काट लेना, नहीं कटेगा तो रहने देना है। तो 4 2 से कितना हो गया 8, और 5 से कितना हो गया आपके पास 25। तो कंपाउंड ऑफ रेशो का क्वेश्चन अगर आपके पास डायरेक्टली आता है तो करने का तरीका जो रहेगा कि न्यूमिनेटर को आपने न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई किया और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देना। बट इस तरह से आपका ये कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ तक जितनी भी चीज़ें मैंने आपसे डिस्कस की हैं, द कंपाउंड ऑफ रेशो, उसके बाद इनवर्स ऑफ रेशो, ट्रिप्लिकेट, ये सारी चीज़ें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम से ही रिलेटेड है। और एक बार इनको आप देख लें, ठीक है, वीडियो को पॉज करें, पॉज करने का आप इसको कॉपी करने की कोशिश करें। इसके बाद मैं नेक्स्ट टाइप में जाने वाला हूँ, वो आप देखें फिर। सो अब मैं आपके साथ नेक्स्ट टाइप डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये टाइप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हर एक एग्जाम में इस टाइप में से कोई ना कुछ क्वेश्चन बनता ही बनता है बेटे, ना आए वो अलग बात है, ठीक है, लेकिन बनता ज़रूर है यहाँ से। कि मीन प्रोपोर्शन, पहली बात क्या है मीन प्रोपोर्शन। मीन प्रोपोर्शन को हम लोग हिंदी में बोलते हैं मध्य समानुपात। जो हिंदी मीडियम वाला बच्चा है वो ध्यान रखना, मीन प्रोपोर्शन को आप क्या बोलेंगे, मध्य समानुपात। क्वेश्चन में कह रहा है कि ए तथा बी का आपने क्या निकालना है, मध्य समानुपात निकालना है। तो
तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके पास आए ए तथा बी का मध्य समानुपात निकालना है, तो इसके लिए मैं पहले बेसिक अप्रोच बता रहा हूँ कि करना क्या है आपने। तो ए तथा बी का जो मध्य समानुपात अगर आपने निकालना है तो क्या करेंगे, देखो ए और बी का मध्य समानुपात, तो ए और बी की बात हो रही है, तो इन दोनों के बीच का जो मध्य समानुपात है वो किसको मान के चलेंगे, हम एक्स को मान के चलेंगे। ठीक, मीन का मतलब ही वही होता है कि ए और बी के बीच के अंदर भी लाई कर रही है चीज़ को। तो इसका जब मध्य समानुपात आपने निकाले तो लिखना कैसे, आपने इसको रेशो और प्रोपोर्शन में कैसे लिखेंगे, आपने लिखना है देखो ए रेशो एक्स इज प्रोपोर्शन टू एक्स रेशो बी, कि ए और बी का जो मीन है वो एक्स है। तो रेशो और प्रोपोर्शन की जो थ्योरी बोलती है वो क्या कहती है कि ए रेशो एक्स इज प्रोपोर्शन टू एक्स रेशो बी। अब यहाँ से क्या बनेगा, देखो ये बनेगा आपके पास ए अपॉन एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन बी बनेगा आपके पास। यहाँ से जब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपने निकालना क्या चीज़ है, एक्स निकालना है ना, तो पहले आप एक्स वाले चीज़ को पहले लिख लो। तो ये बना आपके पास, देखो यहाँ से एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ए इंटू बी कितना होता है, ए बी। तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी, तो एक्स की वैल्यू क्या मिली आपको यहाँ से अंडर रूट ए बी मिली। तो मेन प्रोपोर्शन आपने जब भी निकालना है तो ये इसका एक बेसिक अप्रोच है कि ए रेशो एक्स इज प्रोपोर्शन टू एक्स रेशो बी, की इन दोनों के बीच का जो मीन है वो एक्स है आपके पास। इसको रेशो और प्रोपोर्शनलिटी वाली थ्योरी बोलती है, इसको ऐसे लिखना है। फिर हम ए अपॉन एक्स करेंगे क्योंकि रेशो है, इसको डेफिनेट फॉर्म में लिख सकते हैं। इन चार बिंदुओं का मतलब होता है बराबर, और एक्स अपॉन बी क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो हमने एक्स फाइंड आउट करना है। क्यों, क्योंकि एक्स को ही हम लोग क्या मान के चले हैं, मीन प्रोपोर्शन मान के चले। तो एक्स की वैल्यू क्या बन जाएगी, अंडर रूट ए बी। तो डायरेक्टली आपने याद रखना है कि मीन प्रोपोर्शन के लिए हम लोग लगाते हैं अंडर रूट ए बी। तो आपके पास जब भी ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो मीन प्रोपोर्शन जब भी आपसे पूछेगा तो अंडर रूट ए बी आप लिख देंगे डायरेक्टली, क्योंकि आप इस वाले प्रोसेस में नहीं जाएंगे, फिर लंबे वाले प्रोसेस में। ठीक, ये इसलिए लिखा मैंने आपको ताकि आपको समझ आए ये चीज़। अब यहाँ से मैं क्वेश्चन आपको पूछ रहा हूँ कि यहाँ से देखो क्वेश्चन कैसे बन सकता है। क्वेश्चन आपके पास बनता है जैसे कि वो कहेगा कि 25 और 36 का मध्य समानुपात ज्ञात करें, कि 25 और 36 का मध्य समानुपात ज्ञात करें, 25 और 36 का मीन प्रोपोर्शन ज्ञात करें। तो क्या लिखेंगे आप, अब ये लिख दिया मैंने सामने, आप लिखेंगे x इक्वल्स टू, ये 25 अपने आप में क्या है, ये a की वैल्यू है, और ये 36 अपने आप में क्या है, b की वैल्यू है। तो a भी लिखेंगे, उसके ऊपर क्या लगा देंगे आपका अंडर रूट। तो इनको मल्टीप्लाई करने की बजाय आप मल्टीप्लाई करने के बाद इसका आप डायरेक्टली स्क्वायर रूट निकालेंगे, उससे बेटर क्या, पहले इसका देखो 25 का स्क्वायर रूट कितना होगा 5, और 36 का स्क्वायर रूट कितना था 6, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करो तो आपके फाइनल आंसर कितना हो गया 30। तो आपके पास 25 और 36 का जो मीन प्रोपोर्शन निकल के बाहर आया वो क्या आया, 36 आपके पास बाहर आ गया। तो ये आपके पास फाइनल आंसर हो चुका है। तो एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, आप मुझे इसका मीन प्रोपोर्शन अपने कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताना, कि जैसे मैंने आपको लिख दिया यहाँ पे 441 और 961 का मीन प्रोपोर्शन बताएं। ठीक, 441 और 961 का मीन प्रोपोर्शन बताना है, आप इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताएं। अब उसके बाद जो मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है माय डियर थर्ड प्रोपोर्शन। थर्ड प्रोपोर्शन को हिंदी में बोलते हैं हम तृतीय समानुपात। ये लिखा है मैंने यहाँ पे तृतीय समानुपात। ए तथा बी का आपने अब थर्ड प्रोपोर्शनल ढूंढना है, तो इसको लिखना कैसे है कि ए कॉमा बी का थर्ड प्रोपोर्शन तृतीय समानुपात हम किसको मानेंगे, हम मान के चलते हैं सी को, कि ए कॉमा बी का जो तृतीय समानुपात है वो कौन है, सी है। इसको लिखना कैसे हम आपने, देखो ए रेशो बी, क्योंकि ये दो तो है ना आपके पास, ए रेशो बी, प्रोपोर्शन क्या हो जाएगा बी रेशो सी, कि ए और बी इज प्रोपोर्शन टू बी रेशो सी। सी क्या आपके पास है, ये जो सी है आपके पास, यही आपके पास क्या है, थर्ड प्रोपोर्शनल है। अब इसकी जो डेरिवेशन है वो बोलती है कि ए अपॉन बी इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, बी अपॉन सी होना चाहिए, कि रेशो एंड प्रोपोर्शनलिटी ये कहती है कि ए अपॉन बी इक्वल टू बी अपॉन सी। क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करेंगे आपने फाइंड क्या करना है, सी को फाइंड करना है। तो सी को क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो यहाँ से, तो बनेगा ए सी इक्वल्स टू बी स्क्वायर। यहाँ से जब सॉल्व करेंगे सी की वैल्यू आपने निकालनी है बी स्क्वायर अपॉन ए, क्योंकि सी क्यों निकालना है, क्योंकि सी को हम लोग क्या मान के चलते हैं, थर्ड प्रोपोर्शन। तो थर्ड प्रोपोर्शन किसके बराबर होता है, बी स्क्वायर अपॉन ए के बराबर होता है। ये आपके पास फाइनल आंसर हो गया इसका, कि जब भी आपके पास पूछेगा कि जी जो भी नंबर आपके पास गिवन है उसका आप थर्ड प्रोपोर्शन निकालो, तो आपने ये वाला रिजल्ट याद रखना कि थर्ड प्रोपोर्शन के लिए बी स्क्वायर अपॉन ए होता है। ये जो मैंने अप्रोच आपको बताई है ये आपकी बेसिक अप्रोच है। अब इससे रिलेटेड आपको देखो क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं वो देखें यहाँ पहले। तो क्वेश्चन आपको बनता है जैसे मान लीजिए 4 और 4 और जैसे मान लीजिए 12 का तृतीय समानुपात। ठीक, 4 और 12 का आपने क्या निकालना है, तृतीय समानुपात। तो लिखेंगे क्या आप, 4 और 12 ये अपने आप में ए है और ये अपने आप में क्या है, बी है। तो आपने सीधा डायरेक्टली इसमें चला जाना, सी तृतीय समानुपात के लिए बी स्क्वायर अपॉन ए लगाते हैं। तो सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 12 का स्क्वायर, और नीचे कितना हो जाएगा आपके पास 4, ये बी स्क्वायर अपॉन ए बन गया। तो 12 का स्क्वायर का मतलब हुआ 12 मल्टीप्लाई 12 और नीचे कितना आ गया 4, 4 को इससे मल्टीप्लाई कर दो कितना हो गया 3, ये कट गया ना आपस में। तो 12 के कितने होते हैं 36,
तो मतलब कहने का क्या हुआ कि 4 और 12 का जो थर्ड प्रोपोर्शन निकल के बाहर आया वो आया 36। कैसे देखो, देखो ये 4 था, ये रेशो 12 है, इज प्रोपोर्शन टू, ये देखो 12 रेशो, ये सी आ गया 36। अब इसका देखो बनाओ ये रेशो एंड प्रोपोर्शनलिटी, देखो 4 एकम 4, 4 3 12, तो इसको जब आप करेंगे तो 1:3 बनेगा। इसको काटेंगे 12 एकम 12, 12 3 36, तब भी आपके पास कितना 1:3। तो रेशो एंड प्रोपोर्शनलिटी यही कहती है कि जो ए और रेशो बी है ना, वही आपके पास सी और डी के बराबर होनी चाहिए। तो हमारी ये है आपके पास थर्ड प्रोपोर्शन का कंसेप्ट। तो एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ से थर्ड प्रोपोर्शनल का देता हूँ, आपने जैसे मान लीजिए मैं आपके पास लिख के देता हूँ, जैसे 12 का थर्ड समानुपात बताएं। ठीक, 12 और 24 का आपने क्या निकालना है, थर्ड प्रोपोर्शनल बताना है। इसको मेरे को आप कमेंट सेक्शन में इस कंसेप्ट निकाल के बताएं। उसके बाद मैं आपके साथ अप्रोच डिस्कस करने जा रहा हूँ, वो है आपके पास फोर्थ प्रोपोर्शनल। फोर्थ प्रोपोर्शनल में क्या लिखा मैंने, ए कॉमा बी तथा सी, ये 3 नंबर आपके पास गिवन है। इसका अब आपने फोर्थ प्रोपोर्शनल ढूंढना है। तो देखो ए कॉमा बी कॉमा सी का फोर्थ प्रोपोर्शनल जो है वो हम मान के चलते हैं डी है। किसको माना मैंने, डी, क्योंकि 3 तो है ना आपके पास, तो फोर्थ किसको मानना, डी को मानना है। तो करेंगे कि आप यहाँ से लिखना कैसे इसको, रेशो एंड प्रोपोर्शनलिटी में ए रेशो बी इज प्रोपोर्शन टू सी रेशो डी, ए और बी और सी और डी, इसको लिखेंगे हम ए अपॉन बी, ये बनेगा आपके पास सी अपॉन डी। क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे, निकालना क्या आपने, डी निकालना है, तो ए डी को यहाँ ले जाइए और बी सी को यहाँ ले जाइए। डी जब आप निकालेंगे यहाँ से तो डी की वैल्यू बनेगी बी सी अपॉन ए। ये माय डियर आपके पास होता है फोर्थ प्रोपोर्शनल। तो फोर्थ प्रोपोर्शनल जब भी आपके पास एग्जाम में आएगा तो आपने डायरेक्टली वहाँ पे पुट करना ये वाला फॉर्मूला कि डी इक्वल टू बी सी होता है, सॉरी डी इक्वल टू बी सी अपॉन ए के बराबर होता है। ये जो मैंने अप्रोच बताई ये बेसिक अप्रोच है आपके पास, कि इसकी डेरिवेशन बनी कैसे, ये डी इक्वल टू बी सी बना कैसे, वो मैंने आपको बता दिया। क्योंकि एग्जाम में आपको आएगा तो इस वाले प्रोसेस तो आप करेंगे नहीं, क्योंकि इट विल टेक टाइम है ना। तो आपने डायरेक्ट अप्रोच याद रखनी कि बी सी अपॉन ए के बराबर होता है। अब इसका एग्जाम्पल देखें आप कि फोर्थ प्रोपोर्शनल को निकालने के एग्जाम्पल क्या है। जैसे मान लीजिए आपसे कोई पूछता है कि 2, 3, 4 का फोर्थ प्रोपोर्शनल बताओ, कि 2, 3, 4 का चतुर्थ समानुपात बताओ। हिंदी मीडियम वाला जो स्टूडेंट है वो साथ साथ में लिख लेना कि 2, 3, 4 का हमने क्या निकालना है, चतुर्थ समानुपात। तो कैसे निकालेंगे, अब सीधा चला जाऊंगा मैं, देखो डी में, डी इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, बी सी अपॉन ए। तो बी की वैल्यू कितनी है 4, सी की वैल्यू कितनी है 3 और ए कितना आपके पास 2। ये कटेगा आपके पास, कितना रहेगा यहाँ से 6, 3 और 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 6। तो हमने चेक करना है कि ये जो डी की वैल्यू 6 आई, क्या इसके साथ ये प्रोपोर्शनलिटी है। तो कैसे बनेगा, देखो 2:3 ये था ना आपके, 2:3 इज प्रोपोर्शन टू, उसके बाद देखो 4 डी कितना है 6। अब देखो ये 2:3 है अपने आप में, ये कटेगा आपस में तब भी ये कितना आएगा 2:3 आ जाएगा। तो ये देखो 2:3, ये 2:3। तो ए और बी का जो रेशो है वो हमेशा सी और डी के रेशो के बराबर होगा। तो ये मैंने ये जो 3 प्रॉपर्टीज हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये बहुत बार एग्जाम में कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है। उसके बाद आपके पास आता है फर्स्ट प्रोपोर्शनल, कि फर्स्ट प्रोपोर्शन को आपने कैसे करना है। तो इसको करने का जो प्रोसेस है वो कैसे लिखेंगे आप, कि देखो ए और सी दो संख्या हो, ए और सी क्या हो, दो संख्या हो, और उनका हमने क्या निकालना है, प्रथम समानुपात निकालना है। तो क्या निकालेंगे आप देखें ना, ए और सी दो संख्या है और उनका फर्स्ट मतलब ये फाइंड आउट करना है। तो लिखने का प्रोसेस क्या रहेगा, देखो ए रेशो बी इज प्रोपोर्शन टू बी रेशो सी। ठीक, क्या लिखा मैंने, ए रेशो बी इज प्रोपोर्शन टू बी रेशो सी। ये बनेगा ए अपॉन बी इक्वल्स टू ये बनेगा बी अपॉन सी। क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे आप तो आपने निकालना है यहाँ से क्या, ए क्या चीज़ है, फर्स्ट प्रोपोर्शनल। तो ये बनेगा आपके पास ए सी इक्वल्स टू ये बनेगा बी स्क्वायर। तो ए की वैल्यू क्या बनी आपके पास यहाँ से बी स्क्वायर अपॉन सी, ये आपके पास माइंडेड हो गया फर्स्ट प्रोपोर्शनल। तो फर्स्ट प्रोपोर्शनल को डायरेक्टली हम लिखेंगे कि जी बी स्क्वायर अपॉन वो ए के बराबर। तो बी स्क्वायर अपॉन वो किसके बराबर होगा, यहाँ से सी के बराबर होगा। सॉरी याद रखना ना, ये गलत नहीं होना चाहिए। जब भी फर्स्ट प्रोपोर्शनल आपने निकालना है तो वो क्या बनेगा, बी स्क्वायर अपॉन ए के बराबर होगा, सी के बराबर। तो बी स्क्वायर अपॉन सी के बराबर होगा। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे एग्जाम्पल मैं दूं 8 और 2 का प्रथम समानुपात। ठीक है, इसको लिख लेना साथ में कि 8 और 2 का प्रथम समानुपात निकालना है। तो 8 और 2 का प्रथम समानुपात कैसे निकालेंगे, या तो आप ऐसे करके ड्राइव करके कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली फॉर्मूले में चले जाओ कि प्रथम समानुपात ए होता है और 8 और 2 की बात हो रही, मतलब ये आपके पास ए है और ये आपके पास क्या है, बी है। तो क्या लिखेंगे, बी स्क्वायर का मतलब कितना हो गया, 2 का स्क्वायर बटे में कितना आएगा आपके पास 8, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 8 आ गया, कटा तो कितना रहेगा 1/2। ये आपके पास मेरा फाइनल आंसर हो गया। तो ये जो चारों प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई, ये चारों ही प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनमें से कोई भी क्वेश्चन एग्जामिनर आपको डाल सकता है। ठीक, तो एक बार इन सब चीज़ों को आप अच्छे से देखें
ठीक है। और हो सके तो इनके नोट्स बना लें आप, और इनको बार बार करने की कोशिश कर रहे हैं। हर एक चीज़ को मैंने एक एक एग्जाम्पल के साथ करने की कोशिश की है। अब आपके पास जो भी प्रैक्टिस बुक पड़ी है या जहाँ से भी आप प्रैक्टिस सेट पेपर ले रहे हैं, वहाँ पे जाएं और इन क्वेश्चन को वहाँ से करने की कोशिश करें। अब मैं आपसे डिस्कस करूँगा इसकी नेक्स्ट टाइम। सो अब मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ माय डियर इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, कि इन न्यूमेरिकल क्वेश्चंस इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये पहली बात। और यहाँ से क्वेश्चन कई बार बनता है कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन किस टाइप के क्वेश्चन को डाल सकता है। हर एक टाइप का एक एक क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों से, एक एक चीज़ मैं आपसे डिस्कस करूंगा। और फिर आपने क्या करना है, इन सभी एग्जाम्पल्स को आपने रिलेट करना है जो भी आपके पास बुक पड़ी है उसके साथ। तो सबसे पहले आप देखें A/B आपके पास कितना है 2/3, B/C कितना आपके पास 3/4। आपने क्या निकाला है यहाँ से A/B/C। ये क्वेश्चन दो तरह से सॉल्व होता है। तो देखो सबसे पहले जैसे आपके पास दे रखा है यहाँ से A/B इक्वल टू कितना आपके पास 2/3। फिर आपके पास क्या है B/C, ये दे रखा है आपके पास 3/4। और फाइनली ये कह रहा है आपसे कि आपने क्या निकाला है यहाँ से A/B/C फाइंड आउट करना है। इसको करने के लिए दो तरीके हैं। एक तरीका हम इसको बोलते हैं जेड मेथड। जेड मेथड क्या चीज़ होती है कि देखो आपको ए तो सिंगल है कि A किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 2 को, और B कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है 3 को। यहाँ B कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है 3 को, और C कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है 4 को। तो मतलब मुझे जब ABC निकालना है तो B जो चाहिए मुझे क्या चाहिए, कॉमन चाहिए। मतलब B की जो वैल्यू है वो क्या चाहिए, मुझे सेम होनी चाहिए। इसको सेम करने के लिए ही हम क्या करें, तो इसी को जेड मेथड बोलते हैं। इसको सेम करने के लिए मुझे इन दोनों को देखना पड़ेगा कि ये दोनों सेम है। तो आपको दिख रहा है कि ये दोनों सेम है, देखो 3 यहाँ पे 3 है। तो जब इसको A/B/C लिखना है तो कैसे लिखेंगे, A की वैल्यू 2 और B की वैल्यू कितनी आ रही है 3 और C की वैल्यू कितनी आ रही है 4। तो ये आपके पास माइडियर फाइनल आंसर हो गया A/B/C कितना हो गया 2/3/4 के बराबर हो गया। यहाँ पे क्या था, B आपके पास ऑलरेडी क्या था, सेम था। इफ़ इन केस इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ। इफ़ इन केस मान लीजिए यहाँ पे अगर आ जाता 6 और यहाँ पे आ जाता आपके पास मान लीजिए 5, कि अगर A/B आपके पास है 2/5 और B/C आपके पास कितना है 6/5 है। अब एग्जामिनर बोल रहा है कि A/B/C बताओ, तो क्या करेंगे आप, आपको दिख रहा है कि A/B/C निकालना है तो B तो मुझे कॉमन चाहिए। तो कॉमन चाहिए तो B को क्या यहाँ पे बराबर बनाना है। तो बराबर कैसे बन सकता है ये, तो बराबर बनाने के लिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये जो B है यहाँ 6 है तो यहाँ 3 है। तो इस 3 की जगह पे आप देखें, इस 3 की जगह पे क्या आपके पास 6 बन सकता है। ये वाला जो क्वेश्चन है आपके पास, कि जैसे अगर मैं बात करूँ यहाँ से कि A/B इसकी वैल्यू है 2/3। अगर देखें यहाँ पे B/C तो इसकी वैल्यू 6/5। फाइनल हमने निकालना है यहाँ से A/B/C फाइंड आउट करना है। तो आप देखो ये चीज़, तो यहाँ 6 बन सकता है। इसको 6 बनाने के लिए आप क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे। रेशो का ये नंबर अगर 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये 7 वाला नंबर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ना। रेशो का ये नंबर अगर 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये 7 वाला नंबर भी आपको 3 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। ये चीज़ का ध्यान रखना है। तो आपके पास देखो रेशो बनी क्या, यहाँ से बनेगी 4, यहाँ से बनेगी ये 6, और आगे वाली जो रेशो पड़ी वो एज इट इज रहेगी, क्योंकि यहाँ पे मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो फाइनली जो आंसर इसका बनाना है, तो ए देखो आप किसको कितने को रिप्रेजेंट कर रहे हैं 4 को, बी की वैल्यू कितनी होगी यहाँ से 6 और सी की वैल्यू कितनी होगी यहाँ से 5। तो आपका फाइनल आंसर क्या बना यहाँ से 4/6/5 बना। एक तो तरीका ये करने का इसको, एक तरीका और है जो मैं आपसे डिस्कस करूँगा जिसको मैक्सिमम टाइम हम लोग यूज़ करते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। कि जैसे ये चीज़ दे रखी है आपके पास, तो A, B, C ऐसे लिखो, 2 और 3, ए के नीचे ए की वैल्यू, बी के नीचे बी की वैल्यू आएगी, फिर बी के नीचे फिर बी की वैल्यू कितनी 6 दे रखी थी, और सी के नीचे कितनी आएगी 5 आएगी। फिर आप ऊपर देखेंगे जब सी का ये जो स्थान है खाली पड़ा है तो इसके बगल में जो नंबर है 3 वो यहाँ फिल कर दो, और ये देखो यहाँ पे ए का ये स्थान खाली पड़ा है तो इसके बगल में जो नंबर है 6 यहाँ फिल कर दो। तो देखो ये बना 12, ये बन गया 18, ये बना आपके पास 15। तो इस तरह से जब ये फाइनल रेशो बनेगी तो आपने चेक करना है कि कोई नंबर इनसे कट तो नहीं रहा, कि कोई नंबर इनको काट तो नहीं रहा। तो आपको दिख रहा है कि तीनों नंबर 3 से डिवाइड होंगे। तो रेशो में जब भी हम लोग किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो वो तीनों नंबर डिवाइड होने चाहिए, तब करेंगे, अदरवाइज नहीं करते। तो 3 से जब मैंने डिवाइड किया तो ये बना 4, ये बनेगा 6, ये बनेगा 5। तो ये माय डियर आपके फाइनल आंसर होगा। ठीक, आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी। मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल के साथ और ज़्यादा आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। देखिए जैसे A/B की वैल्यू कितनी है आपके पास, कितनी है ये दे रखी है 5/4। B/C कितना आपके पास 3/2। तो आपने फाइंड निकालना क्या है A/B/C। तो आपके लिखेंगे यहाँ से A लिखो, B लिखो, C लिखो। AB के नीचे आपके पास AB की वैल्यू आएगी, BC के नीचे आपने BC की वैल्यू को लिख दिया। C का ये स्थान खाली पड़ा है तो इसके बगल में जो नंबर है वो आपने फिल करना है। A का ये वाला स्थान खाली तो उसके बगल में ये नंबर पड़ा है, यहाँ फिल कर दो। तो देखो 5 3 15 मल्टीप्लाई कराना है तो आपने वर्टिकली करना है, ऊपर नीचे नंबर को मल्टीप्लाई कराना है। मल्टीप्लाई 4 और 3 को मल्टीप्लाई करें तो कितना आ गया 12, 4 और 2 को मल्टीप्लाई करें कितना आएगा 8। ठीक, क्या कर रहे हैं हम लोग, इसको मल्टीप्लाई करा रहे हैं, इसको क्या करा रहे हैं मल्टीप्लाई, ये क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाई।
तो देखो 12, 15, 8 ये आपके पास फाइनल आंसर हो चुका है। बट फाइनल आंसर को टिक करने से पहले चेक कर लेना कि क्या ये रेशो के नंबर को कट तो नहीं रहा। तो देखो अगर मैं 2 से करना चाहूँ तो 8 को डिवाइड होगा 12 को हो जाएगा बट 15 को नहीं होगा। 3 से करना चाहूँ तो 15 को डिवाइड होगा 12 को हो जाएगा बट 8 को नहीं होगा। तो फिर आपका फाइनल आंसर क्या होगा, यही होगा, क्योंकि ये किसी भी एक नंबर से पर्टिकुलर नंबर से कट नहीं रहा। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। उसके बाद देखो आपसे पूछा कि ए रेशो बी कितना है 1, बी रेशो सी कितना है 2:5, तो सी रेशो डी कितना आपके पास 2:3। तो हम क्या करेंगे यहाँ से, देखो ए फिर बी लिखो और ये सी लिख दो और साथ में डी लिख दो, क्योंकि फाइनली आंसर जो डी तक दे रखा है इसने ना। तो आप लिखेंगे ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी। तो ए के नीचे ए की वैल्यू आ जाएगी, बी के नीचे बी की वैल्यू, फिर आपके पास बी और सी कितना है 2, 5 है, ये फिल कर दिए। फिर आपके पास देखो सी और डी कितना है 2, 3 है। तो ए के नीचे ए, बी के नीचे बी, फिर बी के नीचे 2 था, फिर सी के नीचे 5 आ गया, फिर सी के नीचे 2 है, उसके बाद डी के नीचे कितना आ गया 3 आ गया। तो इस तरह से आपने इन वैल्यू को तो पहले तो एडजस्ट करना है। उसके बाद आपने देखना है कि ये सी और डी दोनों खाली पड़े, तो इसके बगल में नंबर कौन है 3, तो 3 से आप दोनों जगह फिल कर दो, 3 यहाँ भी लिख दो 3 यहाँ भी लिख दो। फिर दूसरी लाइन में आ जाओ, देखो ये 5 है, इसके बगल में ये नंबर खाली पड़ा तो ये 5 से फिल कर दो। इसके बगल में ये 2 पड़ा है तो 2 यहाँ लिख दो। इसके बगल में देखो ये दोनों स्थान खाली है तो यहाँ पे 2 फिल कर दो, यहाँ पे 2 फिल कर दो। इस अप्रोच के साथ आप करेंगे तो 30 सेकंड के अंदर क्वेश्चन आपका बाहर हो जाएगा। तो देखो इसको मल्टीप्लाई किया, ये बना 4, इसको मल्टीप्लाई करवाओ आप, ये 2 था, 2 2 4, 4 3 कितना हो गया 12, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 2 10, 10 3 कितना होता है 30, ये आ गया 5 3 15। तो 15 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया आपके पास 45। तो यहाँ देखें आप 4 12 30 45 आ गया। अब देखो कि कोई नंबर है जो इन तीनों को इन चारों को काट रहा हो, तो मुझे कोई भी नंबर ऐसा दिख नहीं रहा जो चारों को काटे। क्यों, ये देखो 2 से जाएगा, ये 2 से जाएगा, ये 2 से जाएगा, लेकिन 45 नहीं जाएगा। ठीक, अगर 45 को हम 3 से करते हैं 30 को डिवाइड होगा 12 को, 4 को नहीं होगा, तो फाइनल आंसर माइडियर आपके पास ही हो गया। अगर वो पूछता है तो 4:12:30:45 यहाँ पे आप लिख दें, ये आपको फाइनल आंसर हो जाएगा यहाँ से। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी अब जो मैं चीज़ आपको करवाने जा रहा हूँ वो थोड़ी सी डिफरेंट है, ये बारे कई बार पेपर में आ जाती है। देखो 4 = 5 भी है, इसको लिखना क्या है, निकालना तो आपने देखो A रेशो B रेशो C निकालना है ना। तो A रेशो B रेशो C अगर निकालना है तो इसकी हमें क्या चाहिए, एक तो पर्टिकुलर वैल्यू चाहिए। तो पर्टिकुलर वैल्यू देखो कैसे, तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ से कि जैसे ये 4A है = 5B है, तो मैंने A को अपनी जगह रखा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाना है, A को अपनी जगह रखा, B को A के नीचे लेके आया, 5 अपनी जगह रखा, 4 यहाँ लेगा, कि मतलब वेरिएबल्स को एक तरफ किया और न्यूमेरिकल वैल्यूज को एक तरफ कर दिया। तो A/B और 4 कहाँ है 5 भी नीचे आएगा। तो A कितना हो गया 5 और B कितना हो गया 4। इसी तरह से आपने यहाँ देखना है 7B = 9, C है आपके पास, तो B को अपनी जगह रखो और C को ले आया डिनोमिनेटर में, तो 9 क्या हो गया 7। तो यहाँ से देखो इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ से देखो A रेशो B की वैल्यू कितनी है 5 और 4, तो यहाँ से B रेशो C की वैल्यू कितनी है 9 और 7, 9:7 लिख सकते हैं हम इसको 9:7। अब हमने फाइनल आंसर निकालना है क्या, A रेशो B रेशो C। तो करेंगे क्या आप लिखो A B C, ए बी के नीचे ए बी की वैल्यू फिल कर दो और बी सी के नीचे बी सी की वैल्यू फिल कर दो, यह थे ना आपके पास ये वाली। तो देखो ये 4, ये वाला नंबर खाली है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे 4 फिल कर दो, इसके साथ में 9 फिल कर दो। तो देखो ये बना 45, ये बना 36, ये बना आपके पास 28। फिर उसके बाद आपने फाइनल आंसर को चेक कर लेना कि रेशो का जो फाइनल आंसर आया क्या ये किसी से कट तो नहीं रहा, तो ये किसी से नहीं कट रहा माय डियर, तो ये आपके पास क्या हो गया फाइनल आंसर हो गया यहाँ तक। आई होप आपको यहाँ तक ये वाली न्यूमेरिकल्स वैल्यू क्लियर हुई होंगी। वीडियो को एक बार पॉज करें, पॉज करने के बाद इन सभी चीज़ों को देखें, जितने भी एग्जांपल्स मैंने आपसे डिस्कस किए हैं, एक एक एग्जांपल को आप लोगों के पास जो भी प्रैक्टिस सेट पेपर पढ़ा है उसके साथ रिलेट करने की कोशिश करें, आपका हर एक क्वेश्चन यहाँ से निकल जाएगा। अब मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ इस टाइप के न्यूमेरिकल्स। इन टाइप के न्यूमेरिकल्स को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट। एक एक एग्जाम्पल मैंने हर एक न्यूमेरिकल्स का उठाया हुआ है। कोशिश मेरी ये रहेगी कि आपको एक एक चीज़ क्लियर करवा दूँ, उसके बाद फिर आप अपनी प्रैक्टिस कैसे करेंगे वो आप देखें। देखो A/7, उसके बाद कितना है आपके पास B/9, उसके बाद कितना C/11। इसको करने के लिए तरीका, जब भी देखो इनके बीच में इक्वल टू का साइन लगाओ और पूछा क्या हो आपसे A रेशो B रेशो C निकालो, तो देखो सबसे पहले अप्रोच याद रखना कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आपके पास और बीच में क्या साइन लगाओ, इक्वल टू का साइन लगाओ, तो जो नंबर नीचे पड़े हैं वही आपका आंसर होता है। 7:9:11, तो आपका फाइनल आंसर ये हो जाएगा मेरे। ठीक, समझ पा रहे हैं। A के अपॉन में कुछ भी हो, B के अपॉन में कुछ भी पड़ा है, C के अपॉन में कुछ भी पड़ा है, और बीच में क्या साइन लगा इक्वल टू का, तो जब भी यहाँ पे बीच में इक्वल टू का साइन लगाओ तो जो नीचे वाले नंबर होंगे ना आपने वही ऑप्शन में लिख देना, वही आपके आंसर हो जाएंगे। बट फिर भी इसका बेसिक मैं बता देता हूँ। जैसे आपके पास है A/7 = B/9 = C/11, इसको क्या करेंगे आप किसी कांस्टेंट के इक्वल मानेंगे। किसी कांस्टेंट के इक्वल करने के बाद अपने सभी को आपने क्या करना है के बराबर करना है। तो यहाँ लिखा देखो A/7 = K, B/9 = K, C/11 = K, ये किया हमने।
उसके बाद आपने ए की वैल्यू निकाली जब यहाँ से, तो क्या बनेगी 7k, बी की वैल्यू निकालेंगे तो क्या बनेगी 9k, सी की वैल्यू निकालेंगे तो क्या बनेगी 11k। ठीक, 7k 9k और 11k। तो ए आपके पास पर्टिकुलर मिल गया, बी की वैल्यू पर्टिकुलर मिल चुकी है और सी की वैल्यू भी आपको पर्टिकुलर मिल चुकी है। आपने फाइंड आउट क्या करना था यहाँ से, ए रेशो बी रेशो सी। तो जैसे मैं यहाँ पे ए रेशो बी रेशो सी लिखूंगा तो देखो ये बना 7k, ये बना 9k और ये बना आपके पास 11k। तो k के साथ k सारा कट जाएगा क्योंकि रेशो इक्वल होगी तो सारी कट जाती है। तो 7:9:11। तो ये देखो माय डियर आपके पास फाइनल आंसर आ गया। तो इतना टाइम फिर आपने वहाँ कंज्यूम नहीं करना एग्जाम में, बस इसके लिए आपने थोड़ी सी अप्रोच याद रखना कि जब भी a/7 b/समथिंग आए और बीच में इक्वल टू का साइन लगा हो तो जो नीचे डिनोमिनेटर में नंबर पड़े होते हैं वही आपका फाइनल आंसर होता है। ठीक, कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे एग्जाम्पल में जैसे 5 आ जाता सपोज, यहाँ पे जैसे 7 आ जाता, यहाँ पे जैसे 9 आ जाता और पूछता एग्जामिनर यहाँ से a रेशो b और रेशो c बताइए, तो आप क्या लिखते हैं यहाँ से 5 7 9। तो जो 5 7 और 9 दे रखा होगा आपको फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक, उसके बाद ये वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे देखो 1/2a 2/5b 3/3c। बट यहाँ पे ध्यान देना ऊपर नीचे a b c दे रखा है ना, तो a b c जो है वो सिंगल सिंगल पड़ा है यहाँ पे, बट यहाँ पे क्या है 2 भी है, यहाँ पे 3 भी है। तो अब ये वाली अप्रोच नहीं लगेगी। अब क्या करेंगे आप, हम इन दोनों को उठाएंगे पहले, सिर्फ इन दोनों वैल्यू को। आपके पास है देखो ये a/2 इक्वल्स टू ये बनेगा 2b/5। इन दोनों को उठाया पहले आपने, तो देखो यहाँ से a और b को अलग कर दो, a/b हो गया, ये 2 उठा के यहाँ ले जाओ तो ये बना 4/5। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, a b जाएगा यहाँ पे और ये चला जाएगा इस तरफ, तो 2 2 4 4/5। तो a/b कितना मिल गया आपको 4/5। उसके बाद फिर आपने b और c की वैल्यू उठानी है। तो b और c की वैल्यू कितनी है आपके पास, देखो 2b में कितना आ गया 5 और यहाँ से c कितना आ गया 3। तो जब b और c को आपने एक तरफ करना है और क्रॉस मल्टीप्लाई कराना है तो 5 जाएगा यहाँ पे और ये 2 आ जाएगा यहाँ पे, तो 2 3 के साथ मल्टीप्लाई होकर कितना बना देगा 6। अब आपके पास a रेशो b मिल चुका है तो इसको हम a रेशो b बोलेंगे तो कितना आ गया 4:5। इसको हम लोग b रेशो c कहेंगे तो कितना आएगा 5:6। तो a रेशो b की वैल्यू 4 5 है और b और c की वैल्यू कितनी है 5 और 6। तो लिखेंगे कैसे आप इसको, जब आपने a b c ही निकालना है तो देखो पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, तो आप a लिखिए फिर b लिखिए c लिखिए, a के नीचे a की वैल्यू, b के नीचे b की वैल्यू लिखिए, फिर b के नीचे फिर b की वैल्यू 5 है और यहाँ पे कितना आ जाएगा 6। तो यहाँ 5 फिल कर दीजिए और यहाँ 5 फिल कर दीजिए। देखो ये बना 20, ये बना 25, ये बना 6 5 30। उसके बाद आप देखो कि जो फाइनल आंसर आ रहा है क्या ये किसी नंबर से कट तो नहीं रहा, तो यहाँ कट रहा है, देखो 5 से चला जाएगा, देखो 5 4 से 20, 5 5 से 25, 6 5 से 30। 5 से जब ये पूरा पूरा नंबर कट गया है तो आपके पास फाइनल आंसर 4 5 6 बना गया। इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करना है। आपने पहले 2 उठाना, उसके फिर आखिर के 2 उठा के a और b की वैल्यू निकाल के आप फाइनल आंसर a रेशो b रेशो c आप फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ से। उसके बाद ये जो क्वेश्चन है आपके पास, ये मैं थोड़ा सा आपको लाइन में डाल देता हूँ। करने का प्रोसेस जो वो सेम ऊपर की तरह है। करना क्या है, 30% बोला है तो 30% को हम 30/100 लिखेंगे, a इक्वल्स टू इसका मतलब 25/100 b हो जाएगा, इसका मतलब 1/c हो जाएगा। ठीक, ये जब कटेगा तो ये बचेगा देखो 3/10 a, इसके बाद देखो ये कटेगा तो ये बचेगा 1/4 b, उसके बाद ये कटेगा तो 1/5 c। तो बन गया ना सारा ये जस्ट सिर्फ उलझाने के लिए रखा था कि इसको आप कैसे हैंडल करते हैं। तो हैंडल कर दिया हमने इसको, यहाँ तक ये सॉल्व हो गया है। अब देखो सेम प्रोसेस ये वाला लगेगा जो मैंने बताया कि आप इन दोनों को लो, यहाँ से a b की वैल्यू निकालो, फिर इन दोनों को लो, यहाँ से b c की वैल्यू निकालो और a b c की फाइनल आंसर निकालो। तो ये कमेंट सेक्शन में मुझे आप करके दिखाना, ये मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। इस क्वेश्चन को आप होमवर्क में रखेंगे और मुझे करके दिखाएंगे कि इसका आंसर फाइनल आंसर कितना है। अब मैं आपके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंने 2-3 एग्जाम में देखा भी था, वहाँ पे ये क्वेश्चन आया हुआ है। यहाँ पे ये p² + q² की बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं आपको। तो सबसे पहला प्रोसेस क्या रहेगा आपके पास, x² + 4y² - 4xy = 0। इस 4xy को उठा के आप इस तरफ ले जाओ। उसके बाद देखो ये जो सारी चीज़ें हैं, यहाँ से आपको एक अलजेब्रिक फॉर्मेशन नजर आ रही होगी। आपको दिख रहा है कि जब a + b का होल स्क्वायर होता है तो हम इसको a² + b² + 2ab लिखते हैं, राइट। अगर a - b का होल स्क्वायर जब ओपन करना है तो a² + b² - 2ab होता है। इज इट क्लियर। तो यहाँ पे देखें आप किस वाली चीज़ को अप्रोच कर रहे हैं, तो वो इस वाले फॉर्मूले को अप्रोच कर रहा है। तो इसको कंबाइन करके हम ले सकते हैं x - 2y का होल स्क्वायर ऐसे करके, क्योंकि जब ओपन करेंगे तो ये बन जाएगा, तो a² + ये b² - 2ab करेंगे तो 2ab मल्टीप्लाई करेंगे तो 4xy बनेगा, इक्वल टू कितना 0। अब x और y आपने निकालना है तो इसके ऊपर जो स्क्वायर पर है वो हटाना है, तो दोनों तरफ आपको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट करना है। जब आपने स्क्वायर रूट किया तो स्क्वायर हट जाएगा। अब x इक्वल टू क्या बन जाएगा, ये 2y, x को अपनी जगह रहने दो और y को ले आओ ये नीचे, तो ये बना देखो 2/1। तो देखो अभी x/y की वैल्यू कितनी मिली 2/1, और इसको रेशो में लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे आप 2:1। ये आपके पास फाइनल आंसर हो गया। तो ये वाला क्वेश्चन जब भी आपको एग्जाम में आए तो इस वाले अप्रोच के साथ करना है।
अब एक क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो बहुत बार एग्जाम में आता है, उसे देखें आप। ये क्वेश्चन 2 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए रेशो बी 1/2 3/8, बी रेशो सी 1/3 5/9, सी रेशो डी 5/6 और 3/4। ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। इसको करने के लिए अप्रोच क्या रहेगी वो आप देखें। जब भी ऐसा क्वेश्चन फ्रैक्शंस में आता है, सबसे पहले उस फ्रैक्शन को खत्म करने की कोशिश करनी होती है। तो फ्रैक्शन कैसे खत्म होगा, इन दोनों का आपने क्या लेना है, एलसीएम। तो देखो 2 और 8 का एलसीएम कितना आएगा, 8 आ जाएगा। जब 8 आया तो देखो यहाँ से आप देखना ए रेशो बी आपके पास है 1/2 रेशो 3/8 है आपके पास। एलसीएम लिया तो 8 आया, माइंड में रखना आपकी 8 एलसीएम है। तो एलसीएम जब आपके पास 8 आ चुका है तो यहाँ पे 2 को जब आप 8 से भाग करेंगे, 2 को जब 8 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, उस 4 से आप ऊपर मल्टीप्लाई कर दो। और 8 को 8 से भाग करेंगे तो 1 आएगा, उस 1 से आप ऊपर मल्टीप्लाई करो, 4/3 बनेगा। ठीक है, जैसे 8 एलसीएम था ना, तो 2 से जब 8 को डिवाइड किया आपने तो 4 आया, उस 4 से आप ऊपर वाले नंबर को मल्टीप्लाई कर दो। फिर 8 से 8 को भाग करेंगे आएगा 1, 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। उसी तरह से जैसे आपके पास है बी रेशो सी, यहाँ से देखो ये वाला आपके पास है, ये 1/3 रेशो कितना आ गया 5/9। अब 3 और 9 का एलसीएम लो, तो 3 और 9 का एलसीएम कितना आएगा, 9 आएगा। हमेशा रेशो में जब भी एलसीएम निकालेंगे साइड में रखना है। तो देखो 3 और 9 का एलसीएम आपके पास 9 आ चुका है, तो 3 को जब आप 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा आपके पास है, 3 आ जाएगा। 3 को ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे वाले नंबर से भाग करना है, भाग करके जो नंबर आएगा उससे ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करा दो। तो 9 1 जा 9, 1 आया, 1 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 3/5 हो गया। उसी तरह से आपके पास आएगी सी रेशो डी। तो सी रेशो डी का मतलब कितना है, देखो ये 5/6 है यहाँ पे, और कितना आगे 3/4 है। तो 3/4 ये है, 6 यहाँ पे। तो आपको दिख रहा है कि 6 और 4 का एलसीएम कितना होता है, 12। तो 6 को जब 12 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, उस 2 से 5 को मल्टीप्लाई करो, 10 बन जाएगा। 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, उस 3 को ऊपर मल्टीप्लाई करो तो 9 आ जाएगा। तो फाइनली जो रेशो आपके पास बन के आएगा, ए रेशो बी कितना है 4/3, बी रेशो सी कितना है 3/5, सी रेशो डी कितना है 10/9। तो अब क्या काम करेंगे आपने निकाला यहाँ से ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी। तो जो अप्रोच आपको बताइए वो लगा दें, 4 और 3, ए बी के नीचे ए बी की वैल्यू, बी सी के नीचे बी सी की वैल्यू, और सी डी के नीचे सी डी की वैल्यू। बस ये लिखना का आपको प्रोसेस पता होना चाहिए, ए बी के नीचे ए बी, फिर बी सी के नीचे फिर बी सी, और सी डी के नीचे सी डी। यहाँ देखो ये नंबर खाली पड़े हैं तो यहाँ पे इसको फिल कर दो, ये फिल कर दो, इसकी जगह ये फिल कर दो, ये 10 ये 10। देखो ये बनेगा 120, ये बनेगा आपके पास 90, आपने फाइनली मल्टीप्लाई करना है। फिर ये बनेगा देखो आपके पास 150, ये बनेगा आपके पास 135। अब आपने चेक करना है कि कोई नंबर तो नहीं इनको काट रहा है, ये बीच में देखो रेशो लगा इनके, तो कट रहा है तो ये देखो 15 से कट जाएगा। देखो 15 × 120 होते हैं, 15 × 90 होते हैं, ये 10 बन गया, ये 15 × 7 135 होते हैं आपके पास, सॉरी 15 × 135 होते हैं ना, तो यहाँ पे कितना जाएगा 9 आ जाएगा। तो ये रहा इसका अप्रोच करने का मीडियम। ये जब भी क्वेश्चन आपके पास ऐसे फ्रैक्शंस में आएगा तो सबसे पहले अपने फ्रैक्शन को तोड़ना है बाय टेकिंग एलसीएम से, इसको पहले सॉल्व करना है इस वाली फॉर्म में, उसके बाद फिर आपने ये रेशो निकालने के लिए ये वाली अप्रोच आपने लगानी है। इसके बाद जो ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पेपर में आता है कि जैसे क्वेश्चन आपके पास है कि 9, 12, 17 और 22 ये 4 नंबर हैं, में से प्रत्येक में छोटी से छोटी संख्या कौन सी जोड़ी जाए ताकि प्राप्त संख्या क्या हो, समानुपाती हो। समानुपाती का मतलब क्या हो, सारी बराबर हो जाए। तो सबसे पहली बात इसको करने का एक प्रोसेस है कि आप सब में x ऐड कर दो, कि जैसे ये 9 + x रेशो ये 12 + x इज प्रपोर्शन टू 17 + x इज रेशो 22 + x। फिर इसको सॉल्व करेंगे आप, इसके नीचे इसको लेके आओ, इक्वल टू करके 17 + x के बटे 22 + x करो, सॉल्व करो तो टाइम लग जाएगा। ठीक, तो इस वाली प्रोसेस मैं इसको नहीं करवाऊंगा। आपने इसके लिए सिर्फ एक ही ट्रिक याद रखनी है, वो क्या है, देखो ये 9 है, ये 12 है, ये 17 है, ये 25 है, ये 22 है, सॉरी। कहा क्या है कि इन सभी नंबर में आपने क्या काम करना है कि वो छोटे छोटा कौन सा नंबर जोड़े, जो ऑप्शन में दे रखे हैं कौन सा जोड़े, जोड़ने के बाद ये आपस में क्या होना चाहिए, समानुपाती होना चाहिए। तो देखो पहला ऑप्शन क्या आपके पास 9 पड़ा है, 3 पड़ा है ना, तो जोड़ो यहाँ पे 9 में आपने 3 ऐड किया तो कितना बन जाएगा, ये 12 बन जाएगा। इसमें 3 ऐड करूँ तो ये कितना बन जाएगा, 15 बन जाएगा। इसमें 3 ऐड करूँ तो ये कितना बन जाएगा, 20 बन जाएगा। इसमें 3 ऐड करूँ तो ये कितना बन जाएगा, 25 बन जाएगा। यही होगा, पहले ऑप्शन से चेक कर रहे हैं बाय हिट एंड ट्राई। तो आप देखो ये जो आपके पास बने हैं, तो देखो इसको हम ऐसे लिख सकते थे 12/15 इज प्रपोर्शन टू 20/25। ठीक, तो देखो ये कटेगा ना आपस में, तो कितना आएगा 4/5। ये फिर कटेगा तो ये कितना आएगा आपके पास 4/5। तो देखो आपस में समानुपाती बन गए। देखो ये कटा ना 4/5 यहाँ आया, तो ये भी देखो 4/5 आया, तो आपस में समानुपाती बन चुके हैं। तो माइंड जब भी ये क्वेश्चन आपके पास आया तो दो तरह से ये क्वेश्चन आएगा कि 9, 12, 17, 22 में से कौन सी छोटी छोटी संख्या हम जोड़ी जाए। तो जोड़ी जाएगा बोलेगा तो हम सभी ऑप्शंस को उठा के यहाँ पे चेक करेंगे, प्लस करके चेक करेंगे। चेक करने के बाद वो एक तरह की ये प्रोपोर्शनैलिटी वाली सिमिलरिटी बनाएगा। दूसरा क्वेश्चन बोलेगा अब एक छोटी छोटी कौन सी संख्या घटाई जाए,
तो आप इन सभी में घटाना, ऑप्शन से उठाना है, घटाने के बाद आपने लिखना इस तरह से, ये घटा रहे हैं, घटाने के बाद आपके पास ये रेशो प्रोपोर्शन वाला जो बनेगा, जो मैंने आपको लिखा है कि A/B जो होता है ना, वो हमेशा C/D के बराबर होना चाहिए। तो यही है, A/B जो है वो C और D के बराबर है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है माय डियर, इसको आप अच्छे से कर लें। कोशिश मैंने की है आपको कि हर एक चीज़ को, एक एक चीज़ को समझाने की। अगर फिर भी यहाँ पे कोई कमी आपको नजर आए तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर दिखाएं। ये मैं पार्ट 1 कवर कर रहा हूँ इस चीज़ का, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ का। रेशो और प्रोपोर्शन का आप सेकंड पार्ट में डिस्कस करूँगा, जिसमें आपके जैसे कॉइन से रिलेटेड आता है, फिर आपके पास जैसे इनकम से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, पैसे को डिवाइड कैसे करना है, ये सारे क्वेश्चन जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आप सेकंड पार्ट में आपसे डिस्कस करूँगा। ठीक, तो अब मैं मिलूंगा आपसे सेकंड पार्ट में। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच।